Hello students, I am Vishal Chaudhary and I again welcome you in this online class. This is your SST or we can say history's first chapter, and this is the part of the French Revolution and the idea of the nation. On this topic today we will continue this lecture. और स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके बारे में, द आइडिया ऑफ नेशन जो है उसके बारे में, जो नेपोलियनिक कोड हैं उसके बारे में, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो हम लाइन वाइज एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं, लाइन वाइज अच्छे से समझते हैं, तो ऑब्वियसली it will too helpful to you to gain marks in your examination when you will appear in your 10th board the next session. So please be careful, watch full video till end, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, सो यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। अदरवाइज़ आप इसको अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है आंसर्स को लिखने में। एंड नाउ यू आर इन 10th क्लास, सो ऑब्वियसली इंग्लिश, SST आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपकी परसेंटेज बढ़ाने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो प्लीज़ बी फोकस्ड, आप अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, और कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, सजेशन है तो आप मुझे मैसेज करिए पर्सनली। आई विल try my best to solve all the queries related anything which is related to this chapter. You can ask me anytime. So student please be focused and listen very carefully. Okay, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ। अब देखिए सबसे पहले हम इसको यही समझते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट 1 है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की जो क्रांति थी जिसने यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टूडेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? फ्रांस आपने सुना होगा, एक स्टेट है, देश है। अब रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, आज़ादी की यहाँ पर लड़ाई, मनुष्य के अधिकारों की यहाँ पर लड़ाई, नागरिकों के हितों की लड़ाई, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन कहलाती है। एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, और वो जो विचार एक राष्ट्र का था वो। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में इसमें जानेंगे। चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं जिससे आप इसको देख भी सकें लाइन वाइज। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम, जो पहली साफ तौर पर भावना थी राष्ट्रीयता की, केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, अच्छी है, कि जो राष्ट्रीयता की भावना थी सबसे पहले वो फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई 1789 में, इन 1789 में फ्रांस। एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि आपको याद भी होगा, वॉज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट। फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट्स का मतलब है कि ये अपने आप में एक संपूर्ण राज्य था। 1789 में अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च, यानी एक साम्राज्यवादी, मोनार्च कहते हैं जहाँ पर किसी राजा का एक साम्राज्य चलता है, उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है, उसके बाद उसका बेटा। इस तरह की एक स्थिति में यहाँ पर नियम कायदे बने हुए थे। जब लोग इससे उकता गए, परेशान हो गए, तो 1789 में इसने एक विद्रोह का रूप ले लिया और इसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। अब स्टूडेंट हुआ क्या? द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब कुछ राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव देखने के लिए आए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरू में क्या परिणाम हुए? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। अब जो वहाँ पर सोवेरेनिटी थी यानी एक प्रभु सत्ता थी, राजाओं की साम्राज्यवाद था, वो ट्रांसफ़र हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से एक मोनार्ची व्यवस्था में। और ये मोनार्ची व्यवस्था कौन संभालता था? फ्रेंच सिटीजन की, फ्रांसीसी नागरिकों की एक काउंसिल थी, कुछ लोगों की, जो इस पूरी व्यवस्था को देखते थे। द रेवोल्यूशन, अब ये जो क्रांति थी, ये जो रेवोल्यूशन थी,
द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल, ये वो लोग थे हु वुड हैंस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी, ये वो लोग थे जो देश के संवैधानिक दायित्वों का पालन कराते थे एंड इसके भाग्य के निर्माता थे देश के। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे जो इस काउंसिल के सदस्य थे, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया, वेरियस मेजर्स, अलग अलग पैमाने एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ, जो एक भावना ला सकती थी किस चीज़ की, ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक हैं, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, ऐसी भावना लोगों में विकसित कर सकती थी। ऐसे काम इन लोगों ने किए, किन लोगों के साथ, फ्रेंच पीपल्स के साथ। और द आइडिया ऑफ, जो आइडिया था, ला पैट्री मीन्स द फादरलैंड, ये फ्रेंच वर्ड है, एंड ली सिटोयन मीन्स द सिटीजन, नागरिक, यानी कि हम कहें द आइडियाज़ ऑफ द फादरलैंड एंड द सिटीजन एम्फेसाइज्ड। अब ये विचार के जो हमारी पितृभूमि है और हम यहाँ के नागरिक हैं, ये विचार लोगों में एम्फेसाइज हुआ, लोगों में बढ़ा। द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी, और जो धारणा थी एक यूनाइटेड, एक कम्युनिटी की, एक समुदाय की, एन्जॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये धारणा बढ़ी कि हम सभी लोग एक हैं और हम सभी को इक्वल राइट, बराबर अधिकार मिलने चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, नीचे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर, जिसको एक नया फ्रांसीसी झंडा, जिसको हम यहाँ पर ट्राई कलर कहते हैं, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अब लोगों ने चुना, क्या चुना, एक फ्रांसीसी फ्लैग चुना, तिरंगा जिसको हम कह सकते हैं, जिससे उनके शाही फ्लैग को पुराना जो था वो रिप्लेस कर दिया गया, अपना एक फ्लैग बनाया। द स्टेट जनरल्स वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी, और जो स्टेट जनरल थे, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पे सीएम होते हैं, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, उनको चुना गया एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, जो थोड़े सम्मानित नागरिक थे या समझदार पढ़े लिखे नागरिक थे उनके द्वारा। एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को रीनेम किया गया। न्यू हाइम्स, नई लोकोक्तियाँ, नई बातें, नए नियम वर कंपोज्ड। ओथ टेकन, जो कस्में थी, प्रतिज्ञाएं थी, वो ली गई। एंड मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, और जो मार्टियर थे, शहीद लोग थे, उनको याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, ये सारी चीज़ें एक राष्ट्र के नाम हुई। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, वॉज पुट इन प्लेस, वो रखी गई किसके स्थान पर, जो पुरानी राजसी व्यवस्था थी उसके स्थान पर। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज, और इस व्यवस्था से एक नियम, एक कानून फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए विद इन इट्स टेरिटरीज, इस क्षेत्र के अंतर्गत सभी लोगों के लिए एक कानून, एक नियम बने। इंटरनल कस्टम्स, जो आंतरिक प्रथाएं थी, ड्यूटीज़ थी, जो भी इस तरह की कुरीतियाँ थी, वर अबॉलिश्ड, वो बदली गई। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम, और एक सबके लिए समान व्यवस्था ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड, जो मापन की, चीज़ों को तोलने की, नापने की व्यवस्थाएं थी, उनको अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। रीजनल, जो क्षेत्रीय डायलेक्ट्स थे, भाषाएं थी, वर डिस्करेज्ड, उनको हतोत्साहित किया गया, उनको कम किया गया। एंड फ्रेंच, और जो फ्रांसीसी भाषा थी, एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, जैसा कि इसको बोला और लिखा पेरिस में गया था, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ये एक आम भाषा बन गई पूरे राष्ट्र के लिए। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड, और जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने आगे डिक्लेयर किया दैट इट वाज द मिशन, कि ये मिशन है, एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, और ये भाग्य है फ्रांसीसी राष्ट्र का, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, लोगों को आज़ाद करने का यूरोप के, फ्रॉम डेस्पोटिज्म मीन्स तानाशाही से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप, दूसरे शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं कि ये एक वक्त था, एक तरीका था मदद करने का यूरोप के दूसरे लोगों का, टू बिकम नेशन, राष्ट्र
अपने राष्ट्र को स्थापित करने का। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़, और जब ये खबर फ्रांस के दूसरे शहरों में पहुंची, यूरोप के दूसरे शहरों में पहुंची फ्रांस से निकलकर, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, और जो दूसरे सदस्य थे, पढ़े लिखे घरों के लोगों के समुदाय थे, बिगेन सेटिंग अप, उन्होंने शुरू कर दिया जैकोबिन क्लब, मीन्स जैकोबिन क्लब को स्थापित करना। जैकोबिन क्लब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ जैकोबिन क्लब क्या था, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। और ऐसा ही नहीं, एसएससी, यूपीएससी, पुलिस, कहीं भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाता है। जैकोबिन क्लब, आप इसको डिटेल में पता करना। कुछ इंडियन रूलर भी ऐसे हुए हैं जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, ठीक है। फर्दर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब लोगों ने एक जैकोबिन क्लब स्थापित कर लिया। अब दियर एक्टिविटीज़, जो भी उनकी एक्टिविटी थी, जो कैंपेन वो प्रिपेयर करते थे, द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, उन्होंने तैयार किए ऐसे रास्ते, ऐसे कैंपेन लगाए, जो फ्रेंच आर्मी थी उसने बाद में रुख किया हॉलैंड की ओर का, फिर बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s, और 1790 तक वो इन सभी, इटली के साथ साथ इन सभी देशों में फ्रेंच आर्मी डिप्लॉय हुई, आगे बढ़ती गई इन्हें डेस्पोटिज्म, तानाशाही से मुक्ति दिलाने के लिए। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अब्रॉड, और ये आर्मी क्या कर रही थी, ये राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर रही थी इन सभी कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, स्कॉटलैंड, रशियन एम्पायर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी है यहाँ पर। ऑब्वियसली अभी भी रशिया सबसे बड़ा ही है। अब यहाँ पर बात आती है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, कि विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरीज इस कंट्रोल। अब एक वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी मीन्स जो एक वाइड मतलब एक बड़ी, स्वेद मतलब एक स्वेद मतलब वी कैन से कि एक लपेटना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एक बड़ी चीज़ को इकट्ठा किया, क्षेत्र को इकट्ठा किया और वो इसके कंट्रोल में आ गया, मींस नेपोलियन के कंट्रोल में आ गया। अब देखिए नेपोलियन की यहाँ पर बात आ रही है। नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स चलाए, मूवमेंट्स चलाए, समाज सुधार के कार्य चलाए जो उसने पहले से ही लागू किए थे फ्रांस में भी। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्ची नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब देखो मोनार्ची व्यवस्था का तो वहाँ पर उसने जो बात है, जो तानाशाही व्यवस्था थी, राजशाही साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं थी फ्रांस में, वो नेपोलियन ने एंड की वास्तव में, लेकिन कहीं ना कहीं उसने डेमोक्रेसी का हनन भी किया जनता का। लेकिन फिर भी नेपोलियन ने बहुत बेहतर काम भी किए लोगों के लिए, बट लेकिन जैसा कि यहाँ पर है आगे, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड इफिशिएंट। यानी उसने सारे सिस्टम को बहुत ही एक समान बनाया और बहुत ही हल्का बनाया। द सिविल कोड ऑफ 1804 मीन्स सिविल कोड दिए उसने, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी हम जानते हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना कि नेपोलियनिक कोड क्या है या सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है। नेपोलियन ने व्यवस्थाएं दी, वो क्या था कि नेपोलियन कोड डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब जन्म के आधार पर जो लोगों के सम्मान का, अधिकारों का हनन होता था, उसने उसको अबॉलिश किया और लोगों में एक इक्वालिटी स्थापित की और सभी के लिए सिक्योर लॉज बनाए, कानून बनाए, लाइक राइट टू प्रॉपर्टी। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब ये जो कोड थे, उसके नियम थे, ये फ्रेंच कंट्रोल के अंतर्गत ही चलते थे। अगर हम बात करें डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड की, इटली और जर्मनी की, तो नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो नेपोलियन ने यहाँ पर भी जो एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है क्षेत्रों की, उसको सिंपल किया।
अबॉलिश्ड किया फ्यूडल सिस्टम को, मीन्स जो सामंतवादी प्रथा होती है, ज़मींदारी प्रथा लाइक दैट होती है, इसको अंत किया। एंड फ्री किया पीजेंट्स को फ्रॉम सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज़, जो एक आजीवन मजदूरी होती है, बंधुआ मजदूरी होती है, और जो वो कर्ज देते हैं उन्हीं की ज़मीनों पर काम करके उनको देते रहते हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं से नेपोलियन ने किसानों को फ्री किया इन द टाउन्स टू, शहरों में भी बल्कि। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे मींस के समान व्यवसाय या कार्य जो लोग नहीं कर सकते थे, इस तरह की व्यवस्थाओं को रिमूव किया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। जो किसान थे, कलाकार थे, मजदूर तबके के लोग थे, और जो न्यू बिजनेसमैन थे, एन्जॉयड अ न्यू फाउंड सिस्टम, वो सभी लोग अब इस नए सिस्टम को एन्जॉय कर रहे थे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, जो बिजनेसमैन व्यापारी वर्ग था और छोटे लेवल पर सामान का उत्पादन करने वाले लोग थे, पर्टिकुलरली अगर हम कहें तो इन्हें रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि अब सभी के लिए एक कानून है, एक यूनिफॉर्म लॉज है, स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेज़र के सिस्टम है, यानी कि वेट करने के, वज़न मापने के या लंबाई नापने के, एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, एक आम जो राष्ट्रीय करेंसी होती है वो फैसिलिटेड हो गई थी। द मूवमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनादर, जिससे आसान हो गया था एक देश से, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाना या लाना ले जाना, या लाइक व्यापारी वर्ग के लिए स्पेशली वी कैन से। अब स्टूडेंट कैसे, मान लीजिए कि छोटे छोटे 10 गांव हैं, आप इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, आपके आसपास के 10 गांव हैं। अब हर गांव में मेज़र का सिस्टम अलग है, वेट का सिस्टम अलग है, और वहाँ की अपनी एक करेंसी है, अपने रुपए हैं। तो मान लीजिए आप उस गांव से कुछ सामान लेने जाते हो, तो आप अपने गांव की करेंसी उसको कैसे दे सकते हो? अब वो वहाँ पे तो चलेगी नहीं, प्रॉब्लम होगी। अब मान लीजिए आप 1 मीटर की लेंथ आपके यहाँ 80 सेंटीमीटर है, उनके यहाँ 100 सेंटीमीटर है, किसी तीसरे के यहाँ 120 सेंटीमीटर है। तो यूनिफॉर्मिटी इन सारी चीज़ों में इसलिए ज़रूरी है, इससे लोगों को ज़रूरत ना हो। तो ये नेपोलियन कोड की वजह से इस तरह के चेंजेस देखने में आए, जिससे लोगों को फ़ायदे हुए। अब हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। अब देखो था क्या, अब जैसा कि जो क्षेत्र, जब फ्रेंच आर्मी थी, अब आर्मी जब जाती थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑब्वियसली कुछ दुनिया में भी, समाज में, सोसाइटी में सभी तरह के लोग होते हैं, तो इसके मिले जुले इम्पैक्ट थे। लोगों की जो थिंकिंग थी फ्रेंच आर्मी को लेकर के, उसको लेकर के शुरुआत में क्या हुआ, इन बहुत सारे स्थानों पर, जैसे कि हॉलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड की हम बात करें, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़, और कुछ खास तौर से निश्चित शहरों में भी, जैसे ब्रसेल्स, मेंस, मिलन एंड वर्सा, फ्रेंच आर्मी वर वेलकम्ड, इनका स्वागत किया गया एज हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मीन्स जैसे आज़ादी के दूत हैं ये लोग। बट द इनिशियल एंथ्यूजिज्म, लेकिन ये जो शुरुआती उत्साह था, सून टर्न टू हॉस्टिलिटी एज इट बिकेम क्लियर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। अब जब लोगों को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि इस तरह से हमें बेनिफिट्स तो हैं लेकिन हमें राजनीतिक आज़ादी नहीं मिल रही, तो लोगों की सोच में थोड़े बदलाव आए फ्रेंच आर्मीज़ को लेकर के। इंक्रीज टैक्सेसन, अब इसके जो थोड़े दुष्परिणाम भी कौन से थे वो क्या हुए, इसकी वजह से टैक्स जो व्यवस्था थी, कर प्रणाली थी, टैक्सेस की व्यवस्था थी, वो इंक्रीज़ हुई। इंक्रीज टैक्सेसन मीन्स टैक्स की कर प्रणाली इंक्रीज़ हुई, लोगों को अब ज़्यादा कर देना पड़ता था। सेंसरशिप बढ़ गई, फोर्स्ड conscriptions into the French army required to conquer the rest of the Europe। अब अपनी बात को मनवाने के लिए बाकी के यूरोप में कहीं कहीं बल प्रयोग भी फ्रेंच आर्मी को करना पड़ा। ये सारी जो चीज़ें थी, मीन्स ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें ऐसी लगती थी, ये सारी चीज़ें परिणाम है जो प्रशासनिक बदलाव उनके यहाँ पर हुए थे, उन सारी चीज़ों का, मीन्स जो हैवी टैक्सेस उनको देने पड़ रहे थे, या जो भी सेंसरशिप में इम्प्रूवमेंट हुआ था, इस तरह की चीज़ें। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। अगर आपको मन में कोई भी सवाल है, शंका है, या कुछ भी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप।
अब स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। ये जो लाल बटन है इसको आप दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। और साथ ही स्टूडेंट मैं ये भी चाहता हूँ कि आप एक काम और करिए, और वो काम आपको करना है कि आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो। सो कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।